और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका है प्रेजेंट टेंस। आपके पास 3 टेंस टोटल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सर प्लीज पेज नंबर बता दें। बच्चे ये पेज नंबर नहीं है, ये मेरे यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन है, ये अब बुक से थोड़ा सा हट के जो आपकी ग्रामर है हम उसकी तरफ हैं। ठीक है, 6 चैप्टर तक तो वो कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो 2 किस्म के होते हैं। आपके पास फिलहाल जो मैं स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं वो है एक्टिव सेंटेंस का। ठीक हो गया। अब एक्टिव और पैसिव सेंटेंस जो है वो होते क्या है बच्चे, ये बंद करो, कैमरा ऑफ करो अपना। अच्छा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव सेंटेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्टिव सेंटेंस आप कहते किसको हैं? एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में फर्क इतना है कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, जबकि उर्दू के पैसिव सेंटेंस में आपको एक्शन परफॉर्म करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मैंने मार्कर फेंका। ठीक हो गया, मैंने पेन फेंका। अब इसमें क्या कहता हूं कि आई थ्रू और आई थ्रो अ पेन। तो यहां पर आई जो है वो एक एक्शन करने के लिए मौजूद है, मैंने किया है तो मैं यहां पर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मार्कर फेंका गया, तो फेंकने वाला कौन है यहां पर? वो मौजूद नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक हो गया, ये फर्क है इन दोनों में। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है एक्टिव सेंटेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस में जो उर्दू में लिखा हुआ आएगा वो है आपके पास ता है, ती है, ते है। इस तरीके से आपके पास जो सेंटेंसेस की एंडिंग होगी वो इस तरह मिलेगी। ठीक हो गया। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किताब पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं। अब इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का। ये आप स्ट्रक्चर लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस से मेरी मुराद क्या है कि जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें ये किसी चीज से इनकार नहीं किया जाता, इसमें किसी चीज के बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक हो गया। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो आप लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। तो जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट से मुराद कौन है? जिसने एक्शन परफॉर्म किया। तो यहां पर एक्शन परफॉर्म कौन करता है? मैं। ये इसका बन जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद एक्शन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो एक्शन क्या है? पढ़ता हूं, पढ़ने का एक्शन है। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया वर्ब। और क्या चीज पढ़ी जाती है? किताब। तो ये इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपने इस तरतीब को फॉलो करना है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब के नीचे वर्ब और ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे कि मैं को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? आई। उसके बाद पढ़ता हूं, पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ रीड इज रीड, आई रीड। नाउ व्हाट डू आई रीड? ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो आई रीड अ बुक। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस में आपके पास आता है नेगेटिव।
नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में आप यहां पर लिखते हैं कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। अब ये जो ताहू लिखा हुआ है, इससे मुझे पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग यहां पर लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा कि आपने सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट यूज करना है। कैसे यूज करना है वो भी मैं बता देता हूं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? यहां पर इसके बाद डू और डज जो है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि डू और डज की इंफॉर्मेशन क्या होगी। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो है वो आपके पास या फिर ही, शी और इट। ठीक हो गया? सिंगुलर नाउन या ही, शी और इट, इसके साथ जो है वो आप हमेशा डज यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन ही, शी और इट। ये ही, शी और इट जो है, वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ही, शी और इट जो है वो आजकल हम यूज नहीं करते। डायरेक्ट सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि वी यूज डज और एड एस और es with the first form of verb when we have third person singular। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी और इट। या उसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन हो अगर आपके पास, तो उसके लिए आप डज यूज करेंगे और बाकियों के लिए डू यूज हो जाएगा। ठीक हो गया? प्रोनाउंस में कौन कौन से हैं? ही, शी और इट, या फिर सिंगुलर नाउन। यहां पर ये ध्यान रखें, क्योंकि बाज बच्चे क्या कहते हैं कि अगर आपने ये वर्ड आई यूज किया है तो आई भी तो सिंगुलर होता है, आपने इसके साथ रीड्स क्यों नहीं लिखा या इसके साथ डज क्यों नहीं लगाएंगे? तो ये याद रखें कि रूल ये है कि ही, शी और इट ये पर्सन्स हैं, ये प्रोनाउंस हैं। इन तीन प्रोनाउंस के अलावा अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ डज यूज किया जाएगा, अदरवाइज आप डज यूज नहीं करेंगे। तो अब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो सब्जेक्ट इसका आ जाएगा आई। आई के बाद जो है वो डू आएगा या डज आएगा? क्या आएगा? सर डू। जी, आई डू नॉट रीड व्हाट बुक। ठीक हो गया? इस तरीके से आप नेगेटिव में ट्रांसलेट कर देंगे इसको। और ये जो मैं स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं, इसको कोशिश करें कि ये आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए कि ये इसी तरीके से आपने ट्रांसलेट करना है। बाकी वर्ड्स जितने भी होंगे मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि इससे जो लेंथी सेंटेंस होता है उसको कैसे चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्योंकि एक स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप लोग मैथ में सीखते थे ना कि आपको पहले जो है वो छोटी छोटी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी और फिर अचानक से आपको फॉर्मूलाज बताने शुरू किए। सेम इसी तरह कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर आप सीख लें, जैसे पहले किसी को मल्टीप्लाई करना होता था तो आप पूरी डिटेल के साथ आगे करते थे। ठीक हो गया? और उसके बाद जो है वो एक वक्त ऐसा आया कि अगर आपको कोई कहता है, जैसे आप कहते हैं ना 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो अब स्टार्ट में क्या होता था, 4 का टेबल स्टार्ट करते थे और यहां तक पहुंचते पहुंचते कि ये क्या बनेगा जी, हाँ ये 20 बनता है। लेकिन अब क्या है, आप इस काबिल हो चुके हैं, आपको वो पूरा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट आप बता देते हैं जिसका ये बनता है। तो सेम इसी तरह ये उस टेबल की तरह है कि आपको पहले ये समझना होगा ताकि कोई बड़े से बड़ा सेंटेंस भी हो तो आप उसको एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर सकें। ठीक हो गया? तो यहां पर है कि आई डू नॉट रीड बुक। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं
इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये लिख लिया बच्चों यहां तक, ताकि मैं इसको मिटा दूं। यस सर। यस सर, लिख लिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर एकेडमी की तरफ से जो नोट्स मिले हैं उसमें ये है। एकेडमी की तरफ से नोट्स मिल गया आपको? यस सर। ठीक है बच्चे, ये जो ग्रामर का पोर्शन जितना करवाया जाता है वो किसी जगह पर भी नहीं लिखा होता, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये बार बार कॉल आ रही है, जरा पहले मैं इनसे सलाम दुआ करता हूं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। ईशा बच्चे, मैं क्लास में हूँ। ये तो हारिस साहब बताएंगे क्योंकि वो डील कर रहे हैं इसको। हाँ, क्योंकि अब हम सारे क्लास के अंदर हैं तो अभी तो मुश्किल होगा ये, फिर आज का सेशन छोड़ो और जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर पता करना पड़ेगा। ठीक हो, ठीक हो। अच्छा जी, अब आपके पास हम बात करते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत से बच्चे जो है वो इसको सॉरी, मैं इस बात का जवाब दे रहा था कि ये जो नोट्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक हो गया। वहां पर जो चीजें बताई गई हैं उस बुक को डिस्कस किया गया है। ये जो मैं ट्रांसलेशन आप लोगों को करवा रहा हूँ या इसके अलावा जो भी ग्रामर लिखवाऊंगा वो यहाँ से लिखवा रहा हूँ, वो किसी बुक के अंदर नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इसके अपने नोट्स बनाने हैं, जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ वो किसी एक जगह पर आपने कंपाइल करना है उसको। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कहता हूं कि क्या मैं किताब पढ़ता हूं। अब अगर ये लिखा हुआ हो कि क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो आपको इसमें अंदाजा हो जाता है कि दैट इज इंटरोगेटिंग, और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये शो करता है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा? अब आगे से मैं सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखूंगा, वहां पर एस लिखूंगा, दैट मींस सब्जेक्ट, ठीक हो गया। ओ लिखूंगा, दैट मींस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या सिर्फ इतना लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस सॉरी इंट्रोगेटिव है तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होगा कि डू और डज आपने यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है वो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो दोबारा उसी तरह, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट में आ जाएगा। यहां से आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डू सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा आई, डू आई रीड अ बुक, और इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डू आई रीड अ बुक। इसी को अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लेकर जाएं तो फिर आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है कि इसी सेंटेंस को आप उर्दू में बार बार लिखेंगे। जब भी ये इस तरह की हेडिंग दे तो साथ उर्दू का सेंटेंस लिख लें। उर्दू का सेंटेंस लिखेंगे तो आपको पता होगा, तो उर्दू का सेंटेंस आप लिखें, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ठीक है। आप लिखेंगे क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डू और डज, स्टार्ट उसी से होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ये याद रखें। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। आपने नेगेटिव में डू के साथ नॉट लगाया था, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ये आप उर्दू में लिख रहे हैं साथ कि क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं,
तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप लिखेंगे डू आई नॉट रीड अ बुक, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डू आई नॉट रीड अ बुक। यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, और वो ये है कि अगर आप गौर करें तो मैंने यहां पर इसको तो कैपिटल किया है, टी को कैपिटल किया है। यहां पर अगर देखें तो आई जितनी जगहों पर लिखा है मैंने सेंटेंस के दरमियान में भी उसको कैपिटल किया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है अलग से कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे आई, तो वो सेंटेंस में जहां भी आएगा कैपिटल लिखा जाएगा। मैं के लिए अगर यूज किया जाएगा तो वो हमेशा कैपिटल आएगा, और सिर्फ आई, बाकी माय मी ये इस तरह के वर्ड नहीं आएंगे, सिर्फ ये कैपिटल होता है जी। तो ये लिख लिया ताकि इसी के मैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाऊं। यस सर, लिख लिए। ठीक हो गया। अब आप सर, लिख लिखेंगे, लिया। ठीक हो गया, अब आप लिखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। हेडिंग देंगे डबल इंट्रोगेटिव की। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या चीज होगी? इसी सेंटेंस को अगर मैं ये कहता हूं कि मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, अब अगर ये सेंटेंस लिखा हो कि मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, तो इस सेंटेंस में अगर देखें तो क्यों वर्ड यूज किया गया है, दैट इज अ क्वेश्चन वर्ड। इफ एनी सेंटेंस इन उर्दू और इंग्लिश वी हैव अ क्वेश्चन वर्ड इन इट, देन वी कॉल इट डबल इंट्रोगेटिव। ठीक हो गया। तो अब इस तरह का अगर सेंटेंस है तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड लिखना होता है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपके पास आ जाता है डू और डज, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट, एंड देन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। अगर आप नोटिस करें तो ये तमाम चीजें सेम चल रही हैं अभी भी। ठीक हो गया। ये तमाम चीजें सेम हैं। जैसे जैसे इस सेंटेंस के अंदर एडिशन होती है वैसे वैसे हम वर्ड्स बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे सेंटेंस की काइंड बदलती है वैसे ही उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलता है। जैसे ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी आपने इंट्रोगेटिव में देखा था, और मैंने उसी को जब डबल इंट्रोगेटिव में लेकर आया तो एक वर्ड और ऐड कर दिया, बाकी सिस्टम उसी तरह है, बाकी प्रोसीजर, बाकी जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। अब हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं क्यों, इसके लिए इंग्लिश क्या है हमारे पास? वाई। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं जी कब, ये वर्ड लिखा जाता है कब। कब के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन। फिर हम कहते हैं जी कैसे, कैसे के लिए क्या आता है? हाउ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कहां, कहां के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेयर। तो ये आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह की वर्डिंग आ जाती है तो इनको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स। और अगर ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा कि आपने क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद डू और डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करेंगे, देन यू पुट एन ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड वी पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप चेंज करें, मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, तो क्यों के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है? व्हाई। तो आप लिखते हैं व्हाई डू आई रीड अ बुक। Why do I read a book? ठीक हो गया जी। तो यहां पे ये आपके पास हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी का
अगर हमें कहा जाए डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो फिर आप कैसे बनाएंगे? तो आप हेडिंग दे लें, डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको जल्दी से आप लोग फॉलो करें इस स्ट्रक्चर को, और मुझे उर्दू का सेंटेंस जो है वो आप बताएंगे पहले, और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि क्या बनेगा। डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका पहले उर्दू में बनाए। मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं। उर्दू का सेंटेंस आप लोग लिख लें कि मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं, तो इसकी ट्रांसलेशन करें जी, क्या बनेगी? मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूं जी, क्या ट्रांसलेशन बनेगी? Sir, why don't I read a book? Why Don't I read a book? हाँ, यहां पर बच्चे आप लोग जो है वो क्या चीज सीख रहे हैं? स्टैंडर्ड इसकी ट्रांसलेशन। ठीक हो गया? एक बात याद रखो, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, एंड वी डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शन इन रिटन लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड यूज नहीं किया जाता, और जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो एडवांस लेवल की बजाय इस लेवल पे देखते हैं कि आप वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप डोंट यूज करते हैं तो यहां पर देखें कॉन्ट्रैक्शन यूज करने की वजह से हेल्पिंग वर्ब और नॉट, इनको आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ये आपकी ट्रांसलेशन है, इस जगह पर आपको लाजमी तौर पे वो फॉलो करना होगा। ठीक है, आप उसको फॉलो करके फिर मुझे बताएं। Why don't I read a book? सर ये नहीं होना है। Sir, why do I Why do I not read a book? not read a book? Why do I not read a book? Not read a book. I not read a book. ये वो स्ट्रक्चर है जो बच्चों आपने फॉलो करना है लाजमी तौर पे। हाँ, जब ट्रांसलेशन का ताल्लुक ना हो इससे, फिर आपको कोई मसला नहीं है, आप डोंट यूज करें, डिड यूज करें, उन वर्ड्स को कर सकते हैं, फिर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन जब बात आती है ट्रांसलेशन की, तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो लाजमी तौर पे फॉलो करना होगा। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, ये है एक्टिव सेंटेंसेस, और ये जिस तरीके से मैंने आपको अलग अलग बताया है, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने यूज करने हैं, और हर सेंटेंस के ये इतने पार्ट्स बनते हैं। ठीक हो गया? तो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूं जिसका कल जो है वो मैं आपसे पूछूंगा पहले, और फिर आगे चलेंगे। ठीक है? सेंटेंस लिख लें आप लोग उर्दू में। लोग लिखेंगे, सेंटेंस लिखें, लोग गाय ज़िबा करते हैं। लोग गाय ज़िबा करते हैं। लोग गाय ज़िबा करते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन आप लोग करेंगे, लेकिन सेम उसी तरह जो मैंने आपको ये सारे लिखवाए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये 6 सेंटेंसेस आप लोगों के बनेंगे, और ये आप लोगों ने मुझे बताने हैं। जी, हरिया, कौन स्टार्ट करेगा?
जी बच्चों, कोई बना भी रहा है कि नहीं? चलो, या मैं नाम बोल के स्टार्ट करूं? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैंने एक सेंटेंस लिखवाया है कि लोग गाय ज़िबा करते हैं। इसको जो है वो आपने ट्रांसलेट करना है, और जिस तरह मैंने आपको सिंपल नेगेटिव बनाया, फिर उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इस तरह ये जो सारे बनाए थे, तो इनमें से जो मैं पूछूंगा पहले आप एक सिंपल बना लें, फिर जब मैं इसको क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप उसका रिप्लाई करेंगे। फिर जी शहीरुल आदि, कौन जवाब देगा? 4 मिनट रह गए हैं। सर People slaughter the cow. सर जरा People नेट का slaughter the प्रॉब्लम cow. आ गया था तो इस वजह से ऑफलाइन हो गया था। ठीक है, तो एक दरमियान में बोल रहे हैं जी सैयद मोहम्मद सलार साहब होंगे। आप बोल रहे हैं कि पीपल स्लॉटर द काउ। ठीक हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो बेशक मुझे टाइप करके वो कर दें कि इस सेंटेंस को वो सही मान रहे हैं? लोग Sir, गाय ज़िबा करते हैं, पीपल स्लॉटर द काउ। जी बच्चे, the cow नहीं बोला मैंने, a cow बोला है। एक गाय को ज़िबा नहीं करते ना। चलो, अकाउ नहीं, दी काउ, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल यूज कर। जी, तो किस किस को ये सही लगता है वो यस का मैसेज कर दें, और किसी को अगर गलत लगता है ये ट्रांसलेशन तो फिर नो का मैसेज करें। हरी अप। ठीक है, ये सिर्फ 4-5 लोग ही एक्टिव हैं, बाकी लोग सोए हुए हैं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको गलत लगता हो? कोई भी नहीं है, ठीक हो गया। चलो बच्चों, मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, और वो आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? बल्कि मैं लिखवा देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लें सेंटेंस। वो हर इतवार को वो हर इतवार को फुटबॉल खेलता है। वो हर इतवार को फुटबॉल खेलता है। वो हर इतवार को फुटबॉल खेलता है। इसके आपने 6 सेंटेंस इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है? ये मैंने सिंपल बताया, आप इसका उर्दू भी साथ लिखेंगे कि वो हर इतवार को फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या वो हर इतवार को फुटबॉल खेलता है, क्या वो हर इतवार को फुटबॉल नहीं खेलता है, वो हर इतवार को फुटबॉल क्यों खेलता है, और वो हर फुटबॉल को कह रहा हूँ, वो हर इतवार को फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है। ठीक हो गया? तो ये पहले आप उर्दू में बनाएंगे, और ये जो उर्दू का मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, उसकी रीजन ये है कि आपसे ट्रांसलेशन पूछी जाती है। आप इंग्लिश में तो फौरन बता देते हैं, लेकिन उर्दू के जो इसकी कुछ निशानियां होती हैं वो आप लोगों को याद नहीं रहती, तो वो पढ़ना जरूरी है। ठीक हो गया? तो पहले आप उर्दू में लिखेंगे और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कल मैं यहीं से आगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका जो पैसिव सेंटेंस होगा उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा। जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम तकरीबन पूरा हो गया। जी, कोई क्वेश्चन है?
वरीशा बतूल, तुम्हारा नाम नया लग रहा है, तुम कब आई हो? आज सर। अच्छा, आज से ज्वाइन किया, ठीक है यस। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज बच्चों, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आपने फिर कल स्टार्ट में ही पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।